सभी भाग्यशाली देशभक्तों का मैं स्वागत कर रहा हूं। आज गदर आंदोलन के शहीदों के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। अभी ये शहीदों के नाम से यज्ञ हुआ है। उसके बाद जो हमारे आदरणीय जिला मंत्री साहब है, जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और हमारे भाभी जी, इन्होंने मिलकर पूरे देश के मैंने स्वतंत्र भारत के 125 नदियों का पानी इकट्ठा किया है। उस पवित्र पानी से अभी भारत माता को जलाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद भारत माँ के वो लाडले जो शहीद विष्णु गणेश पिंगले और करतार सिंह, शहीद करतार सिंह सराबा, इनके प्रतिमा 125 नदियों के पवित्र पानी से जलाभिषेक किया जाएगा। हम भाग्यशाली हैं कि पूरे देश में 125 करोड़ जनता में यह भाग्य हमें मिला है कि हम उन शहीदों की पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति वंदन कर रहे हैं। जो देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित करें। आज होना तो ये चाहिए था कि आप इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, हम दिल्ली वाले आपका स्वागत करते और कर रहे हैं, अंतिम रूप से कर रहे हैं। पुष्पमाला या शॉल ये केवल एक प्रतीक है। असली सम्मान भावों से होता है, मन से होता है, विचारों से होता है, कर्मों से होता है। मेरे बड़े भाई श्री रविचंद्र गुप्ता जी को मैं हमेशा जिंदा शहीद कहा करता हूं। आप एक बार उनके स्वागत में अभी तालियां बजा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जितना कार्य किया है और जहां तक मेरा अपना ज्ञान है, पूरे देश में देशभक्तों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, जिन्होंने 4 वर्ष के क्रांतिकारी से लेकर और 29 साल और 20 साल और उससे भी ऊपर के वर्षों के जितने क्रांतिकारी हुए हैं, सबका पता लगा करके इन्होंने एक शोध किया है और इन्होंने एक पुस्तक निकाली है। हम अगर गिनने बैठे तो हम 10 या 20 से ज्यादा क्रांतिकारियों के नाम नहीं गिना सकते, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसने पूरे भारत को दिखा दिया कि केवल 10 या 20 क्रांतिकारियों से कभी आजादी नहीं आई। मैं तो इनके श्री चरणों में बैठ करके अपने को धन्यवाद करता हूं। ये बात अलग है कि मेरा इनका परिचय थोड़ा विलंब से हुआ। जब मैं वीर सावरकर महाकाव्य लिख रहा था, उस समय मुझे पता चला कि इस दिल्ली में तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बैठा हुआ है, बहुत बड़ा देशभक्त बैठा हुआ है। और तब मैं इनके श्री चरणों में गया। मैंने अपनी पुस्तक को, उससे पहले मैं सबसे पहले 1997 में सुभाष चंद्र बोस का जो शताब्दी वर्ष था, उसमें मैंने सुभाष चंद्र बोस पर खान लिखा और उसके बाद जो कलम पकड़ी और इन लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहा, तब से आज तक जो कुछ लिख रहा हूँ, कम से कम 5-6 मेरे अपने महाकाव्य आ चुके हैं, 3 मेरे घटनाव आ चुके हैं। आज मैं दुर्गा भाभी को लिख रहा हूँ। दुर्गा भाभी पर जब मैं लिख रहा था तो मैं इनके श्री चरणों में गया और मैंने कहा कि बड़े भाई, कितनी विडंबना है कि जब मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा कि बताइए दुर्गा भाभी कौन थी या क्या जानते हो, तो दोस्तों पूरी क्लास में कोई कुछ नहीं जानता। सावरकर के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अब तो चंद्रशेखर आजाद और ये शहीद भगत सिंह, इनको भी ऐसे बुलाया जा रहा है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, सिर्फ उनकी 2-4 बात
नौजवान हैं, इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 1857 की क्रांति में इस व्यक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहता हूं 4 पंक्ति पहले किसी चरणों में दूंगा कि जिससे अपने भारत की माटी का कण-कण चंदन है, जिससे अपने भारत की माटी का कण-कण चंदन है, जिसकी त्याग तपस्या से पावन घर का प्रांगण है, और ऋषियों के वीर श्री पूज्यवर स्वामी दयानंद जी को कोटि-कोटि वंदन है मेरा कोटि-कोटि। दोस्तों, जब मैं अपने शहीदों को देखता हूं, इनके बारे में पढ़ता हूं, इनके चित्रों को देखता हूं, तो मेरे अंदर कुछ पंक्तियां उभरती हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिनकी पीठों पर कोड़ों के चिन्ह अभी तक अंकित हैं, सुनना, कि जिनकी पीठों पर कोड़ों के चिन्ह अभी तक अंकित हैं, उनसे जाकर पूछो ये आजादी कैसे आई। जिनकी पीठों पर कोड़ों के चिन्ह अभी तक अंकित हैं, उनसे जाकर पूछो ये आजादी कैसे आई थी, और हाथ जोड़ने से ही यदि आजादी हमको मिल जाती तो फिर सोचो अनगिनत वीरों ने क्यों फांसी खाई। देखिए, तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल। मैं किसी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन जब कलम अतिशोक्ति में पराकाष्ठा को पार कर जाती है तब दुख होता है। और ये पंक्ति निकला करती है कि जिनकी पीठों पर कोड़ों के चिन्ह अभी तक, उनसे जाकर पूछो ये आजादी कैसे आई, और हाथ जोड़ने से ही यदि आजादी हमको मिल जाती तो फिर सोचो उनके वीरों ने क्यों फांसी, कितने लोगों ने। तो मैं कहा करता हूं, आप सब जागरूक हैं, पूरे देश से इतनी दूर दूर से चल करके यहाँ पर आए, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे, मैं उन्हें मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं समझता। तो मैं कहता हूं कि अगर मुर्दे नहीं हो तो उठो, ऐसा, अगर मुर्दे नहीं हो तो उठो, उनको नमन कर ले जिन्होंने स्वयं मिट मिट कर हमें जीना सिखाया। अगर मुर्दे नहीं हो तो उठो, उनको नमन कर ले जिन्होंने स्वयं मिट मिट कर हमें जीना सिखाया था, और जहर को पी गए हंसते हुए जो राष्ट्र की खातिर, मगर हमको यहाँ स्वराज का अमृत पिलाया था, मगर हमको अमृत पिलाया था। दोस्तों, ऐसे क्रांतिकारियों, ऐसे शहीदों के लिए क्या काम था? कहते शहीद कभी भी मरते नहीं, आप सब जानते हैं, हम तो जानते हैं, बेशक इतिहास में पूछे ना पूछे। अभी जैसे मेरे दोस्त ने कहा था कि हम 125 करोड़ में से यहाँ पर 25 लोग बैठे हुए हैं, मैं एक एक व्यक्ति में 1-1 करोड़ का आभार। तब मैंने कहा था कि आजादी के लिए शहीदों की कुर्बानी मत भूलो, आजादी के लिए शहीदों की कुर्बानी मत भूलो, आजादी के लिए खून से भी कहानी, और मत भूलो उन वीरों को, इतिहास नहीं जो बन पाए, आजादी के लिए हुई गुमनाम कितने लोग गुमनाम हैं, अभी पता लगा रहे शोध कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि करोड़ों में वे लोग मिलेंगे जिनको हम लोग भूले हुए हैं, जो इतिहास के पन्नों में नहीं है, जिनको हमको पता नहीं है कि आजादी के लिए शहीदों की कुर्बानी, आजादी के लिए खून से 3 करोड़, 3 करोड़ जिसकी मैं भी कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। आदरणीय को मैं प्रणाम करता हूँ, और तब कहता हूँ कि आजादी के लिए शहीदों की कुर्बानी मत भूलो, और आजादी के लिए खून से की कहानी मत भूलो, और मत भूलो उन वीरों को, इतिहास नहीं जो बन पाए, आजादी के लिए हुई गुमनाम। दोस्तों, बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई? आप सभी विद्वान बैठे हुए हैं, और आप जानते हैं कि विश्व के इतिहास को उठाकर देख लो, जो देश आजाद हुआ है तो बिना क्रांति के, बिना खून का नहीं, तकदीर बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई है? और नागों को मारे भी किसने बड़ी यहाँ किया है? बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई है? और नागों को मारे भी किसने मणि यहाँ हत्याई है? और हमने प्रातः में सूरज को लहू-लुहान हुए देखा। दोस्तों, आप सभी दीदी मित्रों हैं, हम सभी मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, प्रातः सूरज को जाते हैं, और जब बहुत सभी हम जाते हैं तो जब सूर्य उदय होता है तो एकदम लाल होता है। आम आदमी
तरफ गौर नहीं करता। एक कवि की कलम देखती है कि ये सुबह का सूरज इतना लाल क्यों है, तब उसका उत्तर देता हूँ क्रांतिकारियों से जोड़ करके देखता हूँ चलिए दोस्तों कि बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई है और नागों को मारे भी किसने, मणि जहां हत्याई है और हमने प्रातः के सूरज को लहू लुहान हुए देखा। क्यों कि अंधियारों से लड़ता ही तो भोर यहाँ तक आई है, अंधियारों से लड़ता ही तो भोर यहाँ तक आई है। दोस्तों शहीदों को प्रणाम करते हैं क्यों कि शहीदों का लहू या तो कभी पानी नहीं होता, शहीदों का लहू नहीं, शहीदों का लहू या तो कभी पानी नहीं होता, शहीदों से यहाँ पढ़कर कोई दानी नहीं होता। चलो प्रणाम कर ले शहीदों को सभी मिलकर कि जिनका इस जमाने में कोई सानी नहीं होता, कि जिनका इस जमाने में कोई सानी नहीं होता। शहीदों के कफन से पूछ लो कैसी जवानी, 19 साल के, 23 साल के, 24 साल के, 18 साल के, 14 साल के, क्या बात है। शहीदों के कफन से पूछ लो कैसी जवानी थी, तिरंगा खुद बता देगा कि क्या उनकी जवानी थी। चलो प्रणाम कर लें उन शहीदों को सभी मिलकर, पतंग पर जान दे देना ही बचपन की कहानी। शहीदों को सदा से ही पसंद करता है। हमारा जो पहला बच्चा जर्मनी में फैलाया था, पिताजी ने आपको बताया होगा टेलीवी का कामाजी द्वारा, वो भी हमारे ही राष्ट्र से संबंधित था। वो बात अलग है कि आज के दुनिया की तरह उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं था, मगर वो पहला फैसला जो आपके 25-30 साल का लड़का बैठा हुआ है तो सरदार बहुत काबिल थे, उन्होंने इशारा से कह दिया कि सरदार अरे बाबू राजेंद्र प्रसाद आप इनको हटाओ मैडम, अलग कमरे में मैडम से बात करते हैं। तब बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आप बोलिए सरदार ये मेरा निजी लड़का है, मेरा अंगत सखी है और ताली बजाओ वो हमारे मदन मोहन चोपड़ा थे, वो हमारे मदन मोहन चोपड़ा थे, समझे। और जब मदन मोहन चोपड़ा को वहां बैठने दिया और बातचीत का दौर चालू हुआ, सरदार ने क्या कहा पता है, हम सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। क्या उधर देखो ना, उधर देखो, उधर देखो। ये कोई इतिहास है कि गप्पा थोड़ी है, हमें तो खबर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब होम मिनिस्टर थे और कुछ बात करना दे रहे हैं सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की, तब बाबू राजेंद्र प्रसाद ने उनको कहा कि ये तो मेरा निजी सचिव है, आप अपना जो कहना हो कह दीजिए। तब राजेंद्र प्रसाद को सरदार ने कहा कि मैं जीर्णोद्धार करने जा रहा हूँ अपने सोमनाथ मंदिर का और चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के नाते आपके कार्यक्रमों से उनका जीर्णोद्धार का शिलान्यास हो। तो ऐसे बैठ के राजेंद्र प्रसाद सुनते रहे, सरदार खड़े थे और सुन के बाद 3-4 मिनट सोच करने के बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद का जो आंसर था वो गौर से सुनिए। उन्होंने कहा सरदार बाबू राजेंद्र प्रसाद आएगा, सरदार बाबू राजेंद्र प्रसाद आएगा मतलब राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा तो भी मैं छोड़ूंगा, लेकिन छोड़ना नहीं पड़ा तो करेगा। हम ये कह रहे हैं कि देखो अभी राष्ट्र की स्थिति में हमारा योगदान बहुत ही, जो डेडली नीड शब्द है, आई एम इन डेडली नीड ऑफ 500 रुपीज, किसी के पास कुछ नहीं होता है, ऐसे अपने देश की स्थिति। और मुझे तो गौरव हो रहा है कि 125 मैंने बताया था सज्जन जो कवि थे उन्होंने 125 करोड़ की बस्ती में से आपकी 30 भी नहीं है, पूरे राष्ट्र में गौरव है कि 100 साल के इस कार्यक्रम में हम देश में करेंगे कार्यक्रम और इसका प्रचार सब जगह होगा, जितना हमारी औकात और ताकत होगी उससे करेंगे, लेकिन इसका गौरव और लेंगे जरूर। और बहुत सारी हम कहना चाहेंगे और वो हमने लिखी है, राउजी सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी और जिसी कोठरी में सावरकर को रखा गया था वो अभी ऐसी हालत में है, वो जेल 100 साल
प्रॉब्लम है